नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। हाथरस केस में आज बड़ी खबर आई। सीबीआई जांच से पहले आज उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी पीड़ित परिवार के घर पहुंची। पीड़ित पिता के बयान दर्ज किए गए। इस बीच सीबीआई जांच को लेकर परिवार में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। पिता कह रहे हैं उन्हें कोई एतराज नहीं है, जबकि दूसरे सदस्य सीबीआई जांच से इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। योगी सरकार ने 72 घंटे बाद ताबड़तोड़ एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन वो अब तक पीड़ित परिवार का भरोसा नहीं जीत पाए हैं, क्योंकि हाथरस का पुलिस प्रशासन ही परिवार पर सवाल उठाता रहा है। इसलिए परिवार को अब हर बात पर शक होता है, गुस्सा आता है। हाथरस केस में कई सवाल लगातार उठ रहे हैं, कई ऑडियो वीडियो क्लिप सामने आई। हमारे 4 रिपोर्टर्स ने बहुत मेहनत करके सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। सच क्या है, झूठ क्या है, इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखिए। मां इंसाफ मांग रही है। इंसाफ चाहिए हमको। अभी आपने इस तरीके की और कुछ नहीं चाहिए। जो हमको बच्ची को मुंह नहीं दिखाया ये नहीं हो हमारे तो क्या। पिता कह रहे हैं कि जान को खतरा है। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा की मांग की आपने। हमें जान को खतरा है, गांव का भयभीत है। भाभी कहती हैं कि पहले सारी रिपोर्ट और बॉडी लाओ, तब टेस्ट होंगे। पहले हमारी दीदी की सारी रिपोर्टें इस हाथ पे रख दो, तब सारे टेस्ट होंगे। ठीक है, मेरा यही कहना है। या जो बॉडी है उसे ला कर रख दो, तब सारे टेस्ट होंगे। भाई पूछता है कि बिना बताए बॉडी को क्यों जलाया। इतनी बुरी तरह से रात को अंतिम संस्कार क्यों किया गया उनका, और वहाँ से हमसे बिना पूछे बॉडी को क्यों लाया, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई। ये सारे सवाल जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाते हैं, हम कोई भी आगे कुछ भी नहीं बोल सकते। हाथरस के बूलगढ़ी गांव की बेटी अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसके लिए इंसाफ की मांग की लौ लगातार जल रही है। इस रास्ते में कई सवाल हैं, कई दावे हैं, कई झूठ हैं, कई चेहरे हैं। गलत और सही का फर्क है। 4 रिपोर्टर्स की हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पिछले 5 दिन से निर्भया के गांव में डटी हुई है। परिवार के आंखों में जितने सवाल हैं, उन हर सवाल के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। हाथरस केस के फाइल के एक-एक पन्ने को आज हम आपके सामने खोलेंगे, ताकि सच और झूठ आपके सामने आ जाए। दावा है कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ, लेकिन सच क्या है? दावा है कि पीड़िता से जोर जबरदस्ती नहीं की गई, सच हम आपको बताएंगे। दावा है कि पीड़ित परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार हुआ, सच क्या है? दावा है कि आधी रात में जलाई गई बॉडी पीड़िता की नहीं है, सच क्या है? दावा है कि पीड़ित परिवार को बंधक बनाया गया, सच परिवार बताएगा। दावा है कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार को धमकाया, सच चुभने वाला है। हम ऐसे 1, 2, 5 नहीं, पूरे 20 दावों का सच दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने पीड़ित परिवार से बात की, ग्राउंड पर जाकर हकीकत भी देखा, एसआईटी के अफसरों से भी बात की और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारियों से भी इसकी जानकारी ली। तब जाकर इन तमाम सवालों के जवाबों वाली रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन सच झूठ की इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको पीड़िता के गांव की लेटेस्ट तस्वीर दिखाते हैं, जहां पीड़ित परिवार के घर एसआईटी के अफसर पहुंचे और पिता का बयान दर्ज किया। 5 दिन में चौथी बार एसआईटी परिवार से मिलने पहुंची। एसआईटी ने पिता से जानने की कोशिश की, आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। आज पीड़िता के पिता का बयान दर्ज हुआ। क्या कुछ खास राज और जांच किस मुकाम तक पहुंची है? इसमें अभी और काफी काम करना है। सर क्या कहेंगे सर, अभी आप क्या स्टेटमेंट लेने के लिए आए थे? हम पिताजी के स्टेटमेंट लेने के लिए आए थे। ओके, हाँ। तो क्या चीज था सर जो रह गया था, क्योंकि आप पहले भी आप ले चुके हैं स्टेटमेंट? नहीं, पहले परिवार के और सदस्यों का लिया था। पिताजी की उस दिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। पीड़िता के पिता ने एसआईटी की टीम को क्या क्या बताया। एसआईटी जब परिवार से सवाल पूछ रही थी तो घर के बाहर हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे मौजूद थी। उन्होंने डायरेक्ट पीड़िता के पिता से ही पूछा कि एसआईटी क्यों आई थी।
हम लोगों ने बताया जो हमारे संग में घटना हुई है उसी तरह अच्छी तरह से हम लोगों ने बताई है बस। किस तरह के सवाल उन्होंने आपसे पूछे, क्या क्या जानने की कोशिश की आपसे? नहीं यही क्या कहते बेटी कागज कहाँ से कहाँ कैसे कागज वही वो तो हमने सब पूरी घटना को बताई उन्हें और कहाँ से हॉस्पिटल ले गई कैसे कैसे इलाज चलो वो सब कहानी उन्हें बताई है। एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट देनी है, लेकिन आगे की जांच सीबीआई को करनी है और उसे उन सारे सवालों के जवाब तलाशने हैं जो परिवार पूछ रहा है, देश पूछ रहा है। पहले लोकल पुलिस फिर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि यह मामला मर्डर का है, निर्भया के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। अब यह दावा फिर सुर्खियों में है क्योंकि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग की फाइनल रिपोर्ट में रेप के संकेत मिलने से इनकार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिजिकल असॉल्ट के सबूत हैं, गर्दन और पीठ पर चोट है। इससे पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट के ही हवाले से यूपी पुलिस कह चुकी है कि पीड़िता से रेप नहीं हुआ। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। लेकिन पीड़िता से रेप हुआ है क्योंकि मरने वाला झूठ नहीं बोल सकता। पीड़िता ने 22 सितंबर को अपने बयान में माना है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए। अब अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की ही 22 सितंबर की मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी देखिए। इसमें कहा गया है कि ताकत के इस्तेमाल का संकेत है। यानी कि ये दावा कि रेप नहीं हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि रेप हुआ है ये खुद पीड़िता ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है और नया कानून भी यही कहता है कि किसी भी लड़की की अस्मिता पर किसी भी तरह का हमला रेप के दायरे में आता है। अब पीड़िता के पिता ने कहा है कि बेटी ने जो कहा था वो एकदम सच है। जो पंचायत हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि जिनको आरोपी बनाया गया है वो घटनास्थल पर थे ही नहीं। अब ये तो लड़की ने खुद बताया, ये तो लड़की ने खुद बताया। ये तो फोन कह रहा है ना, बयान कह रहा है, लड़की के बयान किया जा रहा है। यूपी पुलिस बार बार फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दे रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दे रही है, लेकिन पीड़िता का परिवार फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है। इसकी वाजिब वजह भी है। निर्भया के साथ वारदात हुई 14 सितंबर को और फॉरेंसिक एविडेंस लिए गए 10 दिन के बाद। तो रेप के कितने सबूत इतने दिन तक साबुत रह सकते हैं? इन 10 दिनों में अस्पताल बदले, कपड़े बदले, तमाम जख्म साफ किए गए, तो फॉरेंसिक एविडेंस कितने सुरक्षित होंगे? पीड़िता के साथ जैसी दरिंदगी हुई वो पूरे 8 दिन यानी 22 तारीख तक बेहोश थी। इस दौरान उसका बयान नहीं हो पाया, लेकिन बयान से पहले पुलिस ने मामले की गंभीरता समझकर जांच क्यों नहीं की? पीड़िता के बयान का इंतजार क्यों किया? पीड़िता ने पहला बयान अलीगढ़ हॉस्पिटल में दिया था जब 22 सितंबर को उसे पहली बार होश आया। तब तक इस पूरे मामले में हाथरस पुलिस ने भारी लापरवाही की, जबकि घटना के बाद पीड़िता की हालत ऐसी थी कि वो ना तो बोल सकती थी और ना ही हिल-डुल सकती थी। ऐसी हालत में जब पीड़िता को उसका भाई थाने लेकर गया तो पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, लेकिन वहाँ इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण पीड़िता को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहाँ 8 दिन में पीड़िता की हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन यूपी पुलिस ने ये तक पता करने की कोशिश नहीं की कि आरोपियों ने बेटी के साथ किया क्या है। एडीजी से लेकर तत्कालीन एसपी विक्रांत वीर तक सब यही कहते रहे कि रेप नहीं हुआ है।
मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करते हैं इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। अलीगढ़ के अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है, लड़की के दुपट्टे से उसका गला घोंटा गया। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जबरदस्ती भी की गई, लेकिन शरीर में सीमन के सवाल पर डीएनके लिखा हुआ है। डीएनके यानी कि डू नॉट नो, यानी अलीगढ़ के अस्पताल की रिपोर्ट ने रेप की घटना से इनकार नहीं किया। यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट सही है, यह दावा पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस लेने में 10 दिन की देरी हुई। पुलिस प्रशासन ये भूल गया था कि सच झूठ के लिबास में ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने ये झूठ तभी खुल गया था जिस दिन पीड़िता का दाह संस्कार किया गया। पीड़ित परिवार आखिरी वक्त तक अपने बेटी का चेहरा देखने के लिए बिलखता रहा, लेकिन उनको मिली मार और साथ के साथ धमकी। सीधे एम्बुलेंस शमशान घाट ले गए। जब हमारी घर की सारी लेट से गई देखने की इसमें सड़क पे, तो एम्बुलेंस के सामने लेट गई कि हम नहीं निकलने देंगे, तो उन लोगों को मारा पीटा गया, उठा उठा के कांटों में फेंका गया, नालियों में फेंका। मेरे भी पापा थे, मेरे पापा गाड़ी के आगे लेट गए, तो उनकी छाती पे इतने कड़क जूते उठे पुलिस वालों के, जूतों से मारा, सीने बताया, बहुत दिक्कतें पर नहीं। हमारे घर का कोई भी नहीं था। अब इन लोगों ने इतना दंगल किया ना, तो डर से हमारे घर के सारे मेंबर पूरी रिश्तेदार लोग थे, सब गेट के अंदर बैठे हुए थे हम लोग। तो हम लोगों को ये विश्वास था कि हम लोगों को बिना उसके ये बॉडी जला नहीं सकते। निर्भया का परिवार बार बार कह रहा है कि उन्होंने बार बार मिन्नतें की, लेकिन पुलिस ने उन्हें शव नहीं सौंपा। पुलिस ने पीड़िता का जबरन दाह संस्कार कर दिया। परिवार की मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन हाथरस के पुलिस प्रशासन ने दुष्प्रचार किया। चिता परिवार की मर्जी से जलाई गई। हद तो तब हो गई जब हाथरस के डीएम उन्हीं कैमरों के सामने झूठ बोलने लगे जिन्होंने पूरी रात पुलिसिया अंधेर गर्दी का सच देखा था। परिवारजनों ने नाम तो मैं कैसे बता पाऊंगा? आप यहाँ थे ही नहीं, आपको कैसे पता? चिता जलाने को लेकर लोकल लेवल पर डीएम ने झूठ बोला, एसपी ने झूठ बोला, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने झूठ बोला, लेकिन कैमरे पर पूरा सच देखने के बाद भी वही झूठी कहानी यूपी की कानून व्यवस्था संभालने वाले एडीजी यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार भी दोहराते रहे। डेड बॉडी जो कि प्रॉपर कंडीशन में नहीं थी, कुछ फैमिली मेंबर नहीं ले जाना चाहते हो गांव घर पे, ये सभी चीज़ें बिना मौके पे गए, बिना चीज़ों को समझे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। जबकि वहाँ के जवाबदेह अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को बताया है कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनके सहमति से ही ये अंत्येष्टि की गई है। उस रात की अंधेर गर्दी का पूरा सच हमारे कैमरे में कैद है। कैसे पुलिसिया रौब में फरमान सुनाया गया, परिजनों से धक्का मुक्की की गई, कैसे एम्बुलेंस के आगे लेटी महिलाओं की मिसहैंडलिंग की गई। लेकिन सुबह होते होते हाथरस पुलिस ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया, आस पड़ोस से लेकर सोशल मीडिया तक। 29 सितंबर की जिस रात पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी रात हम एम्बुलेंस के पीछे पीछे इसी गांव पहुंचे थे। हालांकि परिवार को उनकी बेटी की मौत की जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि गांव पहुंचने के बाद एम्बुलेंस से उनकी बेटी का शव उन्हें सौंप दिया जाएगा, लेकिन पुलिस तो रातों रात ही उनके बेटी के शव को जलाने पर आमादा थी। परिवार का कहना था कि बेटी का शव उन्हें सौंप दिया जाए, सुबह होते ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और रात के 2:45 बजे उनकी बेटी का परिवार की गैर मौजूदगी में उसकी चिता जला दी। हमारी इन्वेस्टिगेशन में यह साफ निकल कर आया कि हाथरस पुलिस प्रशासन ने जबरन निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया।
आधी रात के अंतिम संस्कार से एक और सवाल खड़ा हुआ है। ये सवाल पीड़िता के परिवार ने उठाया है। कहा है कि जिसे 29 सितंबर की आधी रात को जलाया गया वो उनकी बेटी नहीं। इंडिया टीवी ने जितनी बार भी परिवार से बात की, हर बार उन्होंने शक जताया कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो उनकी बेटी नहीं है। क्यों बॉडी को इस तरह से जला दिया वहाँ से, ये सवाल हैं। क्यों हमसे बिना पूछे बॉडी वहाँ से ले आए, क्यों अधिकारी हम पे इतना दबाव बनाते हैं, क्यों हमें चेहरा तक नहीं दिखाया, क्यों मतलब इस पेट्रोल डाल के जलाना एक बहुत बड़ा पाप है मैम। पीड़िता का भाई एक कलश में अस्थियां भी उठाए दिखा। जब हमने इस पर सवाल पूछा तब भी कहा गया कि ये उनकी बहन की अस्थियां नहीं है, लेकिन जिसकी भी हैं उसे मानवता के नाते सम्मान दे रहे हैं। और ये एक इंसानियत के नाते मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ ताकि कल को कोई जंगली कुत्ता कोई भी इन्हें ना ले जाए वहाँ से, क्योंकि हो सकता है हमारी दीदी की ही अस्थियाँ हों तो इन्हें दोबारा कुत्तों ले जाएंगे, इन्हें इधर उधर फेंकेंगे। ये बहुत गलत है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप होगा कि हमने उनकी जलने के बाद भी उनकी कोई कदर नहीं की। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले ही कह चुका है कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो निर्भया ही थी। हमारी भी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो निकलकर सामने आया है उससे ये साफ है कि वो निर्भया ही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया इसका जवाब आना बाकी है और इसी वजह से परिवार का भी शक गहरा गया है। तो न तो हमें मतलब हमारी बेटी को दिखाया उन लोगों ने और ना ही कहा कहते हमारे वहाँ जब मट्टी लगी ना तो वहाँ भी हमें नहीं कहा कहते बुलाया है ना। अब इन लोगों ने जाने क्या करो है, ये तो ये लोग ही जाने। हमारे घर के ने रोकने की कोशिश करी कि हमारी बेटी को कम से कम ना तो हमें मुख दिखाया जाए या हमारी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका संस्कार करा जाए, तो वो सब उन लोगों ने कुछ भी नहीं करन दो। इंडिया टीवी से बातचीत में पीड़ित परिवार ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। जिसकी भी लाश जलाई गई उसमें आग लगाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों किया गया। तुरंत डीएम साहब आते हैं अपनी गाड़ी लेके, अपनी फोर्स लेके, एसपी साहब आते हैं तो उनसे हमने सवाल जवाब किए कि बॉडी क्यों जला दी, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को पोस्टमार्टम का मतलब पता है। सर फोड़ते हैं, पेट से ऐसे फाड़ देते हैं, ऐसे उल्टे सीधे मतलब बातें कर रहे थे कि चिथड़े हो गए तो बॉडी का आप देख नहीं पाते, 4 दिन तक खाना नहीं खा पाते, रोटी नहीं खा पाते। निर्भया का भाई बार बार पूछ रहा है कि उसके परिवार पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया। हमारी बहन के साथ 2 बार अत्याचार हुआ, एक बार जब खेत में, दूसरी बार इन्होंने पेट्रोल डाल के जला दिया, जबकि उन्होंने घी डाल के पूरी रीतो रिवाज के हिसाब से जलाना चाहिए, तो उनके साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों किया गया हर बार, दोनों बार। तो क्या पुलिस ने किसी और की बॉडी जलाई थी? क्या पेट्रोल छिड़क कर शव को जलाया गया? इस सवाल का जवाब अब सीबीआई जांच में मिलेगा। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें 14 सितंबर को हुई उसके साथ दरिंदगी की पूरी तस्वीरें सामने हैं। कैसे उन 4 आरोपियों ने लड़की के गले में फंदा डाला, कैसे घसीटा, पैरों को कुचला, गर्दन समेत रीढ़ की हड्डियां तोड़ी और मुर्दा समझकर चले गए। उसकी एक एक डिटेल पुलिस की झूठी कहानी की पोल खोलती है। गर्दन और रीढ़ को जोड़ने वाली हड्डी में फ्रैक्चर था, यानी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। गर्दन के पीछे गला दबाने का निशान नहीं, यानी लड़की की गर्दन सामने की तरफ से दबाई गई। डॉक्टर्स ने गला दबाने के लिए रीढ़ की हड्डी में जख्म, सेप्सिस और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का इलाज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसमें चोट के निशान न हो।
वारदात के 15 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन तमाम जख्मों का जिक्र है जो बेहद गहरे होने की वजह से बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से पीड़िता की मौत हो गई। इसके बावजूद पुलिस की थ्योरी का बार बार बदलना हैरान ही नहीं करता, बल्कि कोई ऐसी चीज छिपाने का संकेत भी देता है जिससे कि ये पूरा मामला ज्यादा से ज्यादा हत्या तक सिमट जाए। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आया है कि इस मामले में पुलिस ने सच छिपाने की कोशिश की। निर्भया के साथ क्रूरता की गई, लेकिन पुलिस ने इसे साधारण हमला बताया। परिवार का यह आरोप कि पुलिस ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, यह सही है। पीड़ित परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार को शक क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है, इसकी वजह खुद हाथरस का पुलिस और प्रशासन है। इंडिया टीवी ने ही सबसे पहले आपको डीएम प्रवीण कुमार की वो धमकी दिखाई थी जो वो पीड़ित परिवार को दे रहे थे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। कि मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम प्रवीण कुमार ने बाद में धमकी देने की बात से ही इनकार किया, लेकिन इंडिया टीवी को पीड़िता के रिश्तेदारों ने सबसे पहले बताया कि डीएम ने पीड़िता के पिता को लात तक मारी थी। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं, वहाँ पे उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा, सोनू की दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? किसको मारा? ताऊ को मारा। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी फिर? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनके छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई थी ना। कमरे में बंद भी किया था दो? हाँ, कमरे में बंद कर दिया था सबको। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने पिता से फिर यही सवाल किया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें डर लग रहा है, उनकी जान को खतरा है। पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी की पोल खुल चुकी है। खुद एसआईटी की सिफारिश पर योगी सरकार एसपी समेत कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन डीएम प्रवीण कुमार पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। डीएम की धमकी पूरा देश टीवी पर देख चुका है। आधी रात में शव जलाने के फैसले में डीएम भी शामिल थे। सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि आधी रात में शव जलाने का फैसला एसपी और डीएम का था, तो सवाल ये है कि दोहरा रवैया क्यों? एसपी नप चुके हैं, डीएम साहब क्यों बचे हुए हैं? हाथरस पुलिस पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन डीएम और एसडीएम पर कार्रवाई नहीं हुई है और परिवार के आरोप गंभीर हैं। उनका कहना है कि जिस डीएम पर आरोप लगे हो, ऐसे में उनके रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? डीएम साहब का क्या, एसडीएम साहब का क्या, ये लोग आके इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने चला सस्पेंशन चाहते हैं, उनका क्या चाहते हैं? सस्पेंशन कब तक? इन्हें फिर नौकरी पे रख लिया जाएगा। हो जाता है ना, बार बार नौकरी पे आ जाते हैं लोग, तो फिर अपने पद का फायदा उठाएंगे, फिर किसी घर पे जाके दबाव बनाएंगे। कर सकते हैं, जब यहाँ आके कर सकते हैं तो क्यों नहीं? 2 दिन से मीडिया पीड़ित परिवार के घर जा रही है, लेकिन उससे पहले मीडिया की गांव में एंट्री बैन थी। निर्भया के परिवार ने ऑन कैमरा ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घर में कैद करके रखा हुआ था। यहाँ सब पुलिस भरी हुई थी, इस छत पे पूरे पे पुलिस भरी हुई थी, यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ, यहाँ से इधर भी पुलिस वाले थे, गली में पूरी गली भरी हुई थी। कल हमने काफी रिक्वेस्ट किया उनसे कि हाथ जोड़े हैं उनके कि पुलिस आप जाइए, हमें खाना पीना बनाने दें, हमारे घर पे ऐसे ना रहे। तब वो लोग थोड़ा उन्हें शर्म आई है तो वो लोग बाहर गए। उन्होंने बोला वैसे हम डीएम साहब के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, हमें कोई मतलब यहाँ पे आने का वैसा उद्देश्य नहीं है। मगर हम बता दें, हमारे घर में काफी महिलाएं हैं इस टाइम पे, तो शर्म तो सबको लगती है। सब ऐसे पुलिस वाले घूमेंगे चारों तरफ, खाना पीना बनाना है, खाना है, हमें कुछ बात भी करनी होती है, तो एक कोना ढूंढना पड़ता है आपस में बात करने के लिए।
इंडिया टीवी को भी परिवार के लोगों ने वीडियो कॉल करके जानकारी दी थी कि पुलिस उन पर पल पल की निगरानी रखे हुए है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। हालांकि एसपी के सस्पेंशन के बाद परिवार से पहरा थोड़ा हटा है, लेकिन अब भी घर के आसपास काफी पुलिस फोर्स तैनात है। परिवार अब भी डरा हुआ है। अभी यहाँ पर एसआईटी की टीम आई थी, क्या आप लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए भी मांग किया है? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा की मांग की आपने? यूपी की योगी सरकार ने हाथरस केस में 72 घंटे बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन वो अब तक परिवार का भरोसा नहीं जीत पाए। इसकी वजह हाथरस का पुलिस प्रशासन है, जो बार बार पीड़ित परिवार पर ही सवाल उठाता रहा है। पुलिस की हरकतें देखकर पूरे देश ने पूछा कि आखिर हाथरस में क्या छिपाने की कोशिश हो रही है। अब जांच सीबीआई के पास है, हर सवाल का सटीक जवाब इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा। इंसाफ चाहिए हमको। अभी आपको इस तरीके की और कुछ नहीं चाहिए। जो हमको बच्ची का मुंह नहीं दिखाया ये नहीं हो तो क्या मांगे हम? एसआईटी से आगे बढ़कर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार उससे खुश नहीं है। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने पीड़ित के पिता से भी बात की, उनका दर्द बांटने की कोशिश की, लेकिन परिवार अब भी दहशत में है। उनका आरोप है कि लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें डर है कि आगे भी उनके साथ कुछ हो सकता है। क्या जो अभी यहाँ पर एसआईटी की टीम आई थी, क्या आप लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए भी मांग किया है? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा की मांग की आपने? हमें जान को खतरा है, गांव का भयभीत है, और अब सब लोग हमारे ऊपर दबाव बना हुआ। वाई प्लस सुरक्षा की मांग की है। आपने वाई प्लस सुरक्षा की मांग की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपको सुझाव किसी ने दिया है या आप लोग खुद से आपको ये लग रहा है कि आप पर आपके जान को खतरा है? ना, हमें खुद लग रहा है कि पंचायत की तरफ से हमें खुद भी लग रहा है कि क्या कहते हैं, वैसे कहते हैं कि जान को खतरा है। पीड़िता के पिता का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इंसाफ की इस लड़ाई में प्रशासन से फुल सपोर्ट नहीं है। इस पूरे मामले में पहले दिन से बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। पुलिस और जिला प्रशासन पर अपना काम ढंग से न करने के सीधे आरोप लगे हैं। इंडिया टीवी के कैमरे पर पीड़िता की भाभी ने भी यही बात कही, क्योंकि 7 दिन तक उनकी किसी ने नहीं सुनी और अब उन्हें कोरोना के नाम पर परिवार वालों को क्वारंटीन करने का शक सता रहा है। सारा घर कोरोना घोषित कर दोगे तो सरकार की मर्जी चलेगी इस घर पे? है सरकारी जो करेगी वही होगा। सरकार की जांच करवा देना, सरकार की जांच हो ना, जब तब कुछ होगा। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता घर में। और 7 दिन तक हमारी अगर कोई सुनता है या कुछ भी, तो क्या आज हम लोग ऐसे इस माहौल में होते? ऐसा होता हम लोगों के साथ में? किसी ने नहीं सुनी हमारी, किसी ने भी नहीं सुनी। पहले प्रशासन ने पीड़िता के परिवार की सुध नहीं ली। बिटिया की मौत और रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार के बाद जिले के सबसे आला अफसर की ओर से धमकाया गया और अब परिवार का आरोप है कि पंचायत की आड़ में इंसाफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। ये भी आरोप अब लग रहा है, दरअसल गांव में पंचायत भी हुई है कि जो परिवार है वो गलत आरोप लगा रहा है। उल्टा नहीं, गलत आरोप ना, ये सही आरोप है। हम लोगों के साथ में जो घटना हुई है, तो हम कैसे कहा कि गलत मान सकते हैं? ऐसे कोई अपनी बेटी के साथ बोलेगा? लेकिन बाकी जो पंचायत हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि जिनका नाम, जिनको आरोपी बनाया गया है, वो घटनास्थल पर थे ही नहीं। और ये तो लड़की ने खुद बताया। ये तो लड़की ने खुद बताया। ये तो फोन कह रहा है ना, बयान कह रहे हैं, लड़की के बयान किया जा रहा है। लड़की बता के गई है, चारों बयान में कहा गया है लड़की के कौन कौन है। ये चीज बयान में कहा गया है कि आरोपी कितने हैं और कौन कौन थे। सच ये है कि परिवार में बहुत दर्द है। उन्हें सियासत नहीं, इंसाफ चाहिए। उन्हें पंचायत में प्रपंच नजर आ रहा है
उन्हें पंचायत से कोई वास्ता नहीं। उन्हें आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने से मतलब है, ताकि बिटिया की रूह को सुकून मिले। लेकिन दूसरी तरफ जब एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद थी, एसआईटी के अधिकारी पीड़ित के पिता का बयान दर्ज कर रहे थे, उसी वक्त हाथरस में पूर्व विधायक राजवीर सिंह के घर पंचायत बुलाकर भारी भीड़ जमा कर ली गई। पंचायत में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। पंचायत में आरोपियों के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी। बताया गया कि कुछ आरोपी उस दिन गांव में थे ही नहीं। सीबीआई जांच देश की सर्वोच्च संस्था है और जो भी कोई जांच हो, हम केवल जांच के पक्ष में जांच हो जिससे कि न्याय मिल सके, और निर्दोष लोग जो जेल में बंद हैं, हम उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। जो दोषी है उसको सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। पीड़ित पक्ष अपने आप को बता रहा है वो सीबीआई जांच नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहा है। ये सवालिया निशान खड़ा करता है उनके ऊपर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो क्यों भागना चाहते हैं। क्या उनका सरकार में, संविधान में कोई विश्वास नहीं है? सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट से पीड़ित पक्ष क्यों घबरा रहा है, जबकि मुलजिम घबराता है चीज़ों से? तो ये तो उनके हित में है, उन्हें क्यों घबराना चाहिए? जो भी होगा दूध पानी पानी हो जाए सीबीआई जांच से और नार्को टेस्ट से। पंचायत में जमा पंचों का कहना था कि पंचायत ना कोई प्रपंच है, न इसके पीछे कोई जातीय रंग है। यह सरकार को धन्यवाद देने के लिए किया गया। पीड़ित परिवार प्रलोभन के प्रभाव में है। 50 लाख रुपए की बात हुई है कि दूसरा लड़का कह रहा है कि 25 में नहीं 50 में फैसला करेंगे। ये बात कहाँ से उठ के आई? पैसा मत लीजिए, हम आपको पैसा देंगे। ये पैसे की वो नहीं है तो लालच और क्या है? मेडिकल जांच में जब रेप की पुष्टि नहीं हुई है, इसी आधार पे हम कह रहे हैं रामू की लोकेशन पूरी उसकी फैक्ट्री में पाई जा रही है। ये आधार कम नहीं है। और सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? नार्को टेस्ट से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? जब सच है तो वो सच ही तो सामने आएगा। लेकिन सवाल पंचायत को लेकर भी उठ रहे हैं। आखिर कोरोना काल में इतनी भीड़ जमा कैसे हो गई और क्या पंचायत की इजाजत ली गई थी? बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह के यहाँ ये पंचायत हुई है और इस पंचायत में आरोपियों के पक्ष में नारेबाजी हुई है और ये कहा गया है कि जो आरोपी हैं वो दरअसल बेकसूर है, उन्हें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन बचा रहा है। हाथरस की वारदात के आरोपियों में शामिल रामू की कंपनी के मैनेजर ने दावा किया है कि घटना के दिन रामू गांव में मौजूद ही नहीं था। बर्फ कंपनी के मैनेजर का दावा है कि रामू 14 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 8 बजे से पहले फैक्ट्री में पहुंच गया था। कंपनी के रजिस्टर के मुताबिक रामू 14 और 15 सितंबर को कंपनी में मौजूद था। दावा है कि फैक्ट्री के इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप में रामू की उस दिन की फोटो भी है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसीलिए सरकार ने आरोपियों, केस से जुड़ी पुलिस और पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट कराने का फैसला लिया। लेकिन पीड़िता के परिवार को नार्को टेस्ट में भी साजिश की बू आ रही है। ये भी कहा गया है, आदेश आया है कि पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट होगा, आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा, जो तमाम यहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारी थे उनका भी नार्को टेस्ट होगा। क्या परिवार नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है? बच्ची की पहले हमारी दीदी की सारी रिपोर्टें इस हाथ पे रख दो, तब सारे टेस्ट होंगे। ठीक है, मेरा यही कहना है, या जो बॉडी है उसे ला कर रख दो, तब सारे टेस्ट होंगे। और नार्को टेस्ट की बात जो हो रही है ना, जो आज तक कोई भी केस में कोई भी पीड़ित परिवार के साथ हुआ होगा तो हम लोग भी राजी हैं। आज तक कोई हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ। मैम सुनिए, कभी हुआ ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? सुना आपने, पीड़िता के परिवार के लोगों को नार्को टेस्ट को लेकर भी ऐतराज है। वजह है शासन और प्रशासन से भरोसे का उठ जाना। परिवार जो है एसआईटी से उसने मुलाकात की है, कुछ अपनी मांगे यहाँ पर रखी है और साथ ही एसआईटी ने भी इनकी मांगों को सुना है। ये पूरा परिवार है जो कि इस वक्त एक कमरे में बंद होकर बैठा हुआ है। जाहिर तौर पर इनकी चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। अभी ये पूरा सुझाव लेकर सहमति के साथ आगे की कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इंसाफ की जिम्मेदारी अब सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई जांच में सच क्या है और झूठ क्या, सब साफ हो जाएगा।
लेकिन पेच ये है कि पीड़ित परिवार इससे खुश नहीं है। परिवार की मांग है कि जांच सीबीआई नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। परिवार ने कुछ भी नहीं बोला, सीबीआई जांच के बारे में कुछ भी नहीं बोला। प्रशासन सीबीआई जांच अगर हो तो आप लोग इस पर एग्री करते हैं, सहमति है आप? कितनी गलत है हम लोगों की तो बस यही है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होनी चाहिए। हम लोगों सीबीआई SIT ये सब अपनी मर्जी से हो रहा है इन लोगों की। सीबीआई जांच से ऐतराज क्यों है? इससे तो इंसाफ मिलेगा, मामला साफ होगा। नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। न्याय मिलना चाहिए, चाहे सीबीआई हो चाहे कैसे, हमें तो न्याय मिलना चाहिए। इसी तरह से न्याय चाहिए। हाँ, हमें सीबीआई की जांच आप चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं, हमें तो कोई भी जांच हो, हमें तो न्याय मिलना चाहिए। कोई न्याय चाहिए हमें तो। एक तरफ बिटिया के जाने का गम, उसको आखिरी बार न देख पाने का मलाल, और ऊपर से पुलिस और प्रशासन की दबंगई से पीड़िता का परिवार खौफ में। पीड़िता की भाभी ने तो इंडिया टीवी के कैमरे पर यहां तक दावा किया कि प्रशासन की ओर से उल्टा केस में फंसाने की धमकी दी गई है। लोगों ने कहा कि जब हम लोग मीडिया वालों से सच बोल रहे तो तुम लोग बोल रहे क्यों नहीं दिया जा रहा, धमका क्यों रहे हो? तो हमसे चिल्ला के बोल रहे कि तुम ये तुम बार बार बयान बदल रहे हो, ये तुम उल्टा फंसोगे, ये केस उल्टा होगा, हम लोगों को फंसाएंगे, कहेंगे अब फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं यहाँ करने आएगा, ये टीम भी दूसरी जगह भेज दी जाएगी, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। हाथरस के न्याय पथ पर एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वो इंसाफ मांग रहा है उस हैवानियत का जो उनकी लाडली के साथ हुई है। हालांकि योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही SIT भी जांच में जुटी हुई है, लेकिन परिवार अब सीबीआई जांच नहीं चाहता है। उसकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इस पूरे मामले का सच सामने आए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लालच और धमकी का लगातार नॉनस्टॉप ये जारी है। पापा को धमका रहे थे। क्या धमकी? वो बोल रहे थे अरे 25 लाख इतने पैसे मिल रहे हैं, घर मकान मिल रहा है, तो ये सब क्या काम है? अगर कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या तुम्हें मुआवजा मिल जाता? तो हमें दीदी की बॉडी बेचनी नहीं है, उन लोगों ने खरीद ली होगी, मगर हमें कोई इसमें लालच नहीं हो, पैसे नहीं चाहिए, घर मकान नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। दरअसल हाथरस के बूलगढ़ी गांव में फ्रंट से एंट्री नहीं मिली तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने गांव में बैकडोर से एंट्री की। सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद राजनीति की वो रहस्यमय आवाज है, सुनिए, जो पहले पर्दे के पीछे हुई। बात करनी जरूरी थी, 25 तारीख सवेरे से खाना खा लिया, सवेरे तक फोन लगा रहा हूँ, कौन सा चल जा रहा है। चाचा को फोन आओ, वे कह रहे कि लली बिनती मैंने कहती हुई काऊ आलिया तक फैसला ना कर ले। हाँ, और बेहू आया रहा, कहते था राहुल लोग आया रहा, हम पर 9 डाम में लगे भाई ना जी, आपको राहुल नाम है ना, राहुल आया रहा, वो कोई बड़ा मंत्री है, वो आना दे रहे भाई रोक ही लो 9 डाम में, और प्रमसा और भूगा पैदल आया रहा, मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रोक रखी। कौन करो टीवी पे दिखाया रहा सवेरे, और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो मैंने कती जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है कि 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी, एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना दोनों में। कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा साहू के फैसला मत होगी मने सकती है। इस बातचीत में हाथरस में पर्दे के पीछे से हो रही सियासत बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीड़ित परिवार को कॉल करने वाले कांग्रेस के लोकल लीडर्स हैं। वो पीड़ित परिवार को ये समझा रहे हैं कि प्रियंका और राहुल से उन्हें क्या कहना है।
प्रशासन से पड़ रहे प्रेशर का हवाला देना है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विक्टिम फैमिली की रिलेटिव ये बता रही है कि कुछ लोगों ने उसे कहा है कि किसी भी कीमत पर सरकार के आगे न झुके। सरकार अगर 25 लाख देगी तो वो उसे 50 लाख देने को राजी है। यानी सियासी दल से लेकर जिला प्रशासन तक हर कोई खुद के फायदे में लगा हुआ है। इस केस में डीएम और एसडीएम की बहुत किरकिरी हुई। शुरुआत में उनके वीडियोस वायरल होने के बाद सबने उन पर उंगली उठाई। इसके बावजूद पीड़ित परिवार को लगता है कि वो अभी भी उन पर दबाव बनाना जारी रखेंगे। इन सब के अलावा पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि शुरुआत में इस केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई। बिटिया का परिवार अब भी दहशत में है। पीड़िता की बुआ और भाभी ने आरोपियों को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा किया है कि पीड़िता को रंजिश के तहत तड़पा तड़पा कर मारा गया है। पहले दादा से रंजिश थी उनकी। पहले मेरे पिताजी को मारा था उन लोगों। माँ में थोड़ी 18 साल हो गई होंगी या 20 साल हो गई होंगी मेरे पिताजी को। तो उनने मारपीट करी खेत पे उन लोगों ने। उनके पापा ने, गुड्डू एवा को नाम, एक और रवि नाम है जो लड़का साथ में, वो 2 लोगों ने मेरे पिताजी को मारा था। तो मारपीट ऐसी की थी कि खून वून निकाल दे। सिर में जो आरी होती है घास काटने की, उससे मेरे पिताजी की गोली गोली काट दी थी। वो रंजिश थी चली आ रही। इसके बाद ही ये लड़की का केस है। आज जो लोग आरोपी लोग हैं उनके परिवार वाले निकल के आए और मुझे देख के हंसने लगे, क्योंकि उनकी सोची समझी साजिश थी ये सब। लेडीज हंस रही मुझे देख के। पीड़ित परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को सुनकर ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि स्थानीय प्रशासन हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने के बदले उल्टा उसके परिवार पर दबाव बनाने में जुटा था। डरा धमकाकर अपनी लीपापोती को सही बनाकर पेश करने में लगा था। लेकिन कहते हैं कि सांच को आंच नहीं। इंसाफ की डगर पर चलने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात हाथरस में भी 100% सच साबित हुई। अब इंतजार इंसाफ की इस जंग में पूर्ण सत्य के सामने आने का।